नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे रीट पीएसआई के लिए हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में अपना जो मेन टॉपिक चल रहा था वाक्य है, उस पर पहुंचने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो अपना नियम है कि अपन पहले क्लास में दो पारिभाषिक शब्दावली की और दो राजस्थानी शब्दों को देखते हैं। तो देखते हैं पहले पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। सबसे पहले आपके सामने शब्द आ रहा है TENURE। इसे क्या बोला जाएगा, उच्चारण क्या होगा? टेन्यूर। सामान्यतः इसका उच्चारण टेन्यूर में ही किया जाता है। अर्थ क्या होगा इसका? एक सीमा तक इसका अर्थ होता है, या फिर अपन अवधि भी कह सकते हैं। अवधि का मतलब भी एक समय होता है। तो एक निश्चित सीमा तक या एक समय तक कोई बात कही जाए तो उसके लिए अपन किस शब्द का प्रयोग करते हैं? टेन्यूर का। तो यहाँ पर आप ये लिख लीजिए ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, एक सीमा तक। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे शब्द की। तो दूसरा शब्द आपके सामने है वैग। आपको मैं बता देती हूँ कि ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जो बोला जाता है वो वैग्यू भी बोला जाता है, वैग भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द है VAGUE, इसको कुछ लोग हैं वो उच्चारण में वैग्यू करते हैं, परंतु इसका शुद्ध उच्चारण जो होगा वो वैग होगा। अब वैग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अस्पष्टता। अस्पष्टता, जहां पर किसी भी नियम की अस्पष्टता हो, किसी भी घटना की अस्पष्टता हो, किसी जानकारी की अस्पष्टता हो, तो उसके लिए अपन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? वैग शब्द का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है बावणी। बावणी किसे कहते हैं? फसल बिजाई को। जब फसल बिजाई की जाती है तो यूं कहता है कि बावणी चल रही है, तो फसल बिजाई इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। दूसरे शब्द की यदि बात करें राजस्थानी भाषा की, तो राजस्थानी में एक शब्द आता है जो पहले जब रीट एग्जाम होती थी तब भी ये टॉपिक होता था, राजस्थानी शब्द। तो उस समय पूछा गया था एक बार, कौन सा? बिनोटा। बिनोटा किसे कहते हैं? तो बिनोटा जो है वो वर या वधु की जो जुत्तियां होती है, वधु की जो जुत्तियां होती है उसे बिनोटा कहा जाता है। अब आप ये मत समझिए कि वर या वधु, वर जो जुत्ती ही पहनता है उसी को ही अपन बिनोटा कहेंगे। वर या वधु यानी विवाह के समय वर या वधु जो भी पैरों में पहनेंगे, चाहे वो चप्पल पहन रहे हैं, चाहे वो बैली पहन रहे हैं, चाहे वो कुछ भी पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? बिनोटा। उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है बिनोटा। और सामान्यतः दुकानों पर अगर अपन खरीदारी भी करने जाते हैं तब भी यूं कहते हैं कि बिनोटा दिखाइए, यानी वर या वधु के लिए जूते या चप्पलें दिखाइए। तो इस प्रकार से ये थे आज की क्लास के 4 महत्वपूर्ण शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आपके सामने 4 शब्द टेन्यूर, जिसका मतलब होता है अवधि, वैग अस्पष्टता, बावणी फसल बिजाई, बिनोटा वर वधु की जुत्तियां। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक में अपन पढ़ रहे थे वाक्य, और वाक्य टॉपिक में अपनों ने जो देखा था वो देखा था क्रिया के आधार पर वाक्यों के भेद। और क्रिया के आधार पर वाक्य क्या कहलाते हैं? वाच्य कहलाते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कर्तरी जिसमें कर्ता के लिंग वचन के आधार पर क्रिया का लिंग वचन बदलता हो, तो वहां पर कर्तरी। कर्मवाच्य जहां पर कर्म के आधार पर क्रिया का लिंग वचन बदलता हो या प्रभावित होता हो, तो वहां पर क्रमवाच्य। भाववाच्य में क्रिया सदैव अपरिवर्तित रहती है, तो अकर्मक में रहती है, अन्य पुरुष में रहती है। तो वो सारी की सारी चीजें अपनों ने पढ़ ली थी। साथ साथ अपनों ने ये भी देखा था कि भाई कर्ता के साथ ने आ जाए तो भी कर्तरीवाच्य का वाक्य माना जाएगा, हालांकि क्रिया कर्म के आधार पर बदलेगी। अगर कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को आता है तो क्रिया अपरिवर्तित रहती है, तो भी वाक्य किसका माना जाएगा? कर्तरीवाच्य का ही माना जाएगा। तो इन सभी चीजों को समझ लिया था, उसी के आधार पर अपना वाच्य टॉपिक कंप्लीट हो गया था।
आप एक बार अभ्यास कीजिए, बाकी अपना जैसे ही वाक्य पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो अपन क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन सीरीज में भी मैं इस प्रकार के प्रश्न लेकर आऊंगी जिससे आपका वाच्य टॉपिक और अधिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे की क्लास की तरफ। और आगे क्लास में अपनों ने वाक्य को देखा था कि भाई 3 आधारों पर वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है। एक तो क्रिया के आधार पर जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद जो दूसरा था वो था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार का मतलब होता है, रचना का मतलब होता है बनावट, यानी बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वो भी 3 ही भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो ये भेद आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इनका सामान्यतः नॉलेज भी होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे अपन समझते हैं ना कि संज्ञा बहुत आसान टॉपिक है, अच्छे से यदि पढ़ें तो उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी मिल जाएगी जो नहीं मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर अपन देखेंगे कि कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से? एक तो होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ये 3 भेद होते हैं। यहां तक कि मैं आपको बता देती हूं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इनको क्रम से पढ़ें। आप किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं, सरल मिश्र संयुक्त पढ़ सकते हैं, सरल संयुक्त मिश्र पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, वाक्य की रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए शुरू करते हैं वाक्य के पहले भेद को। तो पहला भेद कौन सा? सरल वाक्य। सरल वाक्य कहते किसे हैं? सरल वाक्य अक्सर विद्यार्थी ये मान लेते हैं कि वो जो दिखने में छोटा सा वाक्य हो वो सरल वाक्य में जाएगा, और जो दिखने में बड़ा हो वो किस में चला जाएगा? संयुक्त या मिश्र में। तो ये चीजें जो आपने मानसिकता बना रखी है, जो रट्टे लगा रखे हैं, उन चीजों को छोड़िए, समझना शुरू कीजिए। तो सरल वाक्य का नियम एक मात्र होता है, और वो ये होता है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय जहां पर होता है वह वाक्य कैसा कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य माने कर्ता और विधेय माने क्रिया। और उद्देश्य व विधेय के बारे में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पहली बार जुड़ा है तो आप क्रिया में देख लीजिए, क्रिया में आपको उद्देश्य विधेय मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप विशेषण टॉपिक को देख लीजिए, विशेषण टॉपिक में मैंने उद्देश्य विधेय समझाया है। इसके साथ साथ अपनों ने वाक्य शुरू किया था तब भी मैंने उद्देश्य एवं विधेय दोनों चीजों को समझाया है। तो आप कहीं भी देख सकते हैं। मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि उद्देश्य कर्ता को कहते हैं जो काम को करने वाला होता है, कार्य को करने वाला होता है, और विधेय क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं? विधेय। यानी जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय हो वहीं पर वह वाक्य क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे आपके सामने एक वाक्य है कि रमेश पहाड़ पर चढ़ता है। रमेश पहाड़ पर चढ़ता है। अब देखिए काम क्या हो रहा है इस वाक्य में? पहाड़ पर चढ़ने का। कर कौन रहा है? रमेश। कोई व्यक्ति है जो कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है। एक ही उद्देश्य है, एक ही करता है, यानी एक ही उद्देश्य है। तो पहली शर्त तो यहाँ पर पूरी होगी। दूसरी, क्या कर रहा है? वो पहाड़ पर चढ़ने का काम कर रहा है, एक ही क्रिया कर रहा है, तो इसलिए विधेय भी क्या हो गया? एक ही हो गया। तो इसलिए यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य ये माना जाएगा? सरल वाक्य माना जाएगा। उसी प्रकार से अगर दूसरा वाक्य देखें तो अपन यूं देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान चलाया।
अब ये वाक्य है, अब ये लंबा वाक्य है, तो कर दे संयुक्त या मिश्र में? जी नहीं, अपने को सीधे के सीधे संयुक्त या मिश्र में नहीं करना है। अपने को देखना है कि भाई काम कौन सा हो रहा है। सफाई अभियान चलाने का काम हो रहा है। सफाई अभियान चलाने का काम कर कौन रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी कौन हुए? कर्ता हुए। कर्ता माने उद्देश्य, ठीक है। और कोई चला रहा है ऐसा अभियान? नहीं चला रहा, तो इसलिए कर्ता कौन हुआ? एक हुआ, नरेंद्र मोदी। हाँ, यदि यूं आ जाए ना कि नरेंद्र मोदी और वे, तो वहां पर दोनों एक साथ कर्ता होंगे। एक कार्य के लिए अगर दो लोगों का एक साथ नाम आ जाए कि रमेश और सुरेश ने सफाई अभियान किया, तो वहां पर रमेश और सुरेश एक ही काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक ही क्रिया दोनों कर रहे हैं, तो रमेश और सुरेश जो योजक शब्दों से जुड़े हैं वो एक ही उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। हाँ, ये कह दिया जाए ना कि रमेश ने सफाई अभियान चलाया जबकि सुरेश ने पढ़ाई की, तब दोनों अलग अलग उद्देश्य माने जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना है, ये भी अपन समझ लेंगे। आप एक बार देखिए, तो नरेंद्र मोदी कौन हुए? उद्देश्य हुए, और सफाई अभियान चलाना कौन हुआ? क्रिया। और क्रिया माने विधेय। तो यहाँ पर इस वाक्य में एक ही तो उद्देश्य है और एक ही विधेय है। चूंकि एक उद्देश्य एक विधेय, इसलिए ये वाक्य भी सरल वाक्य माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक ही चीज यहाँ पर समझने वाली है। और आपको मैं बता देती हूँ, ये वाक्य जो है वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप अच्छे से समझ कर पढ़ लीजिए, आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर ये कोई टॉपिक ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन अन्य वाक्यों की। अब अन्य वाक्यों में अपन देख लेते हैं कि सीता और गीता नाच रही है। अब यहां पर देखिए, नाच कौन रहा है? सीता और गीता, यानी ये एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य माना जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रही है, अलग अलग क्रियाएं नहीं कर रही, दोनों साथ साथ कर रही है। तो दोनों की दोनों क्या है? कर्ता है, और कर्ता माने उद्देश्य है। तो ये दोनों की दोनों एक साथ एक काम को कर रही है, इसलिए अपन इसको उद्देश्य में लेकर जाएंगे। ये काम कौन सी कर रही है? नाचने का काम कर रही है, तो क्रिया भी क्या है? एक है, अर्थात विधेय भी क्या है? एक है। तो इस प्रकार से यदि कोई कर्ता एक काम करे और कर्ता को योजक चिन्ह द्वारा या योजक शब्दों द्वारा, अब और शब्द द्वारा इनको जोड़ा गया है, तो इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कि दो कर्ता या दो लोगों को एक ही कर्ता में शामिल कर लिया जाए योजक शब्द के द्वारा, तो वहां पर भी उद्देश्य ही माना जाता है। और यहाँ पर भी एक उद्देश्य एक विधेय ही माना जाएगा, और इसलिए ये वाक्य भी किस में चला जाएगा? सरल वाक्य में चला जाएगा। हाँ, अगर सीता नाच रही होती और गीता गा रही होती, तो ये दो उद्देश्य हो जाते और इसके साथ साथ दो विधेय हो जाते। देखते हैं आगे एक वाक्य और। मानव सिलाई करता है। अब यहाँ पर एक कर्ता है, और कर्ता कौन है? मानव है। तो मानव क्या काम कर रहा है? सिलाई कर रहा है। तो सिलाई का काम कर रहा है, यहाँ पर मानव कर्ता हो गया और सिलाई का काम करना क्रिया यानी विधेय हो गया। तो दोनों वाक्यों में दोनों जगह एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए ये भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? सरल वाक्य माना जाएगा। उसी प्रकार से एक वाक्य ये भी है कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर क्रिकेट कौन खेल रहा है? कर्ता कौन है? बच्चा। तो बच्चा उद्देश्य हो गया, और अन्य कोई उद्देश्य इसमें है नहीं, एकमात्र उद्देश्य हुआ। और इसके साथ साथ ये काम कौन कर रहा है? क्रिकेट खेलने का, यानी क्रिया कौन होगी? क्रिया भी एकमात्र होगी, क्रिकेट खेलना। तो इसलिए यहाँ पर एक उद्देश्य एवं एक विधेय होने के कारण ये वाक्य भी किस में जाएगा? सरल वाक्य में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए,
कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं जिसके माध्यम से अपने को और ही अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। एक वाक्य है, सूरदास और कालिदास ने काव्य लिखा। अब सोचकर आप बताइए कि ये वाक्य सरल है या संयुक्त है या मिश्र है। सूरदास और कालिदास ने क्या लिखा? काव्य लिखा। वो बात जो मैंने आपको बताई थी, ये तो किस में चला जाएगा? उद्देश्य में चला जाएगा। और उद्देश्य क्या है? एक ही है। सूरदास और कालिदास एकमात्र उद्देश्य है। तो यहाँ पर सूरदास और कालिदास क्या काम कर रहे हैं? काम एक ही कर रहे हैं। क्या लिखी है इन्होंने? कविता लिखी है या काव्य लिखा है। तो इसलिए ये इसमें विधेय हो जाएगा। और इसको यहाँ पर ये जो दोनों कर्ता है वो योजक शब्द द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको एक ही उद्देश्य में शामिल किया जाएगा। तो एक उद्देश्य एक विधेय के कारण ये वाक्य भी किस में जाएगा? सरल वाक्य में जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन एक उदाहरण और देखें तो देखिए, अपन ये देख सकते हैं, राम और श्याम ने केले खरीदे। राम और श्याम ने क्या खरीदा? केले खरीदे। तो राम और श्याम कौन है? उद्देश्य है, यानी कर्ता है। और खरीदना क्या होगी? क्रिया, यानी विधेय। तो इसलिए इस वाक्य में भी एक उद्देश्य एक विधेय है। इस कारण इसमें भी कौन सा वाक्य माना जाएगा? सरल वाक्य माना जाएगा। एक वाक्य और देख लेते हैं अपन। वाक्य आपके सामने है, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। सोचिए, समझिए, अच्छे से विचार करके मुझे बताइए कि यहां पर ये वाक्य कैसा वाक्य माना जाएगा। और पहले तो आप इसमें ये चयन कीजिए ना कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। यदि आप इस वाक्य को समझ जाएंगे ना तो वाच्य और वाक्य आपके क्लियर हो जाएंगे। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो यहां पर उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है? आ गई ना समस्या? हाँ, इसी प्रकार से समस्या आ जाती है। और एग्जामिनेशन हॉल में तो बर्डन होता है तो ज्यादा समस्या आती है। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो यहां पर दौड़ने की क्रिया नहीं हो रही, यूं बताया जा रहा है कि दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, इस प्रकार का वाक्य अपनों ने देखा था संज्ञा में। और संज्ञा में अपनों ने देखा था कि ऐसी क्रियाएं जो कर्ता के रूप में प्रयोग की जाए या संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाए तो वो क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्रियार्थक संज्ञा, क्योंकि क्रिया है और संज्ञा का काम कर रही है, तो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। अब जो क्रियार्थक संज्ञा होगी तो संज्ञा क्रिया नहीं होती है ना। तो संज्ञा क्रिया नहीं होती तो अपन इसको किस में मान सकते हैं? अपन इसको कर्ता यानी उद्देश्य में मान सकते हैं। और यहां पर ये जो क्रियार्थक संज्ञा है, क्रिया नहीं है, ये क्रियार्थक संज्ञा है, इसलिए ये किस में चला जाएगा? ये उद्देश्य में चला जाएगा। और उसके बाद एक अच्छा व्यायाम है, तो यहां पर ये कौन हो जाएगा? क्रिया, और क्रिया माने विधेय। तो इसलिए इस वाक्य में भी एक उद्देश्य एक विधेय आने के कारण वाक्य कैसा माना जाएगा? सरल वाक्य माना जाएगा। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो एक उद्देश्य एक विधेय आना चाहिए सरल वाक्य के लिए। दूसरी बात, उद्देश्य में दो व्यक्ति हो सकते हैं जो योजक शब्दों के साथ एक साथ आए, परंतु वो काम एक ही करेंगे, तो भी सरल वाक्य। दूसरा, क्रियार्थक संज्ञा जो है वो सदैव उद्देश्य में जाती है, विधेय में नहीं जाती, तो गलती नहीं करेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक और वाक्य आ जाए, वाक्य कौन सा आ जाए कि हाँ, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अब ये वाक्य है,
तो घूमना किस रूप में आया है? अब घूमने की क्रिया नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रहा कि राम घूम रहा है। अगर राम घूम रहा है तो राम करता है और घूमना क्रिया हो रही है, तो वहां पर ये राम उद्देश्य और घूमना विधेय हो जाएगा। परंतु यहाँ पर घूमने के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो ये किस रूप में आया है? क्रियार्थक संज्ञा के रूप में आया है। और क्रियार्थक संज्ञा यदि आपको समझनी है, आजकल इससे संबंधित बड़े प्रश्न आ रहे हैं, तो यदि क्रियार्थक संज्ञा को अच्छे से समझना है तो अपना संज्ञा टॉपिक जो है वो मेन क्लास में आ चुका है, तो आप वो भी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर। तो यहाँ पर घूमना क्या हुआ? क्रियार्थक संज्ञा हुई। और उसके बाद ये लाभप्रद है क्या होगी? क्रिया होगी। क्रिया माने विधेय। तो इसलिए यहाँ पर भी एक उद्देश्य, क्रियार्थक संज्ञा मैंने कहा था किस में जाएगी? उद्देश्य में जाएगी। तो ये एक उद्देश्य हो गया, ये एक विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य एक विधेय आने के कारण यह वाक्य भी किस में जाएगा? सरल वाक्य में जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों का जवाब देना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि पूरी की पूरी समस्या तो आपकी हल हो चुकी है। ये तीन ही प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं जो आपके को कंफ्यूज कर सकते हैं। तीनों प्रकार की चीजें अपनों ने देख ली, तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अगले भेद की तरफ। देखिए, अगले भेद की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला भेद कौन सा? अपन देखते हैं दूसरे भेद के रूप में मिश्र वाक्य को। मिश्र वाक्य को देखिए, मिश्र वाक्य नाम से स्पष्ट है। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। मिश्र का शाब्दिक अर्थ मिला हुआ। अब मिला हुआ क्या? एक उद्देश्य एक विधेय, यानी एक वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय जिसमें होता है वहां पर तो एक ही वाक्य। और सरल वाक्य तो मिलान करने के लिए एक से अधिक वाक्य चाहिए। तो कहीं ऐसा भी होता है कि एक प्रधान वाक्य होता है और इसके साथ साथ अन्य उपवाक्य आ जाते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति भी बन सकती है कि एक प्रधान वाक्य और अन्य उपवाक्य। तो जहां पर एक प्रधान वाक्य हो एवं अन्य उपवाक्य, और उपवाक्य कैसे? आश्रित उपवाक्य हो तो वहां कौन से वाक्य माने जाएंगे? मिश्र वाक्य माने जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा भी इस प्रकार से हो सकती है कि यदि किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य और इसके अलावा अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो वहां पर वह मिश्र वाक्य माना जाएगा, या वहां पर वह मिश्र वाक्य का उदाहरण माना जाएगा। क्लियर है? जैसे हाँ, इसकी एक ट्रिक भी बता देती हूं। देखिए, इसमें दो पहचान आप शामिल कर सकते हैं। यदि वाक्य में की आ जाए, अब की और की में अंतर पता होना जरूरी है। मैं इस की बात नहीं कर रही, मैं इस छोटे की बात कर रही हूं। कै पर छोटे ई की मात्रा। वाक्य में यदि ये आ जाए तो सदैव मिश्र वाक्य माना जाएगा, ध्यान रखना हमेशा। दूसरी शर्त ये होती है, अब थोड़ा सा सरल हो गया ना काम। दूसरी शर्त ये होती है कि जहां पर दो योजक शब्द आते हों, दो योजक शब्दों का प्रयोग होता हो तो वहां पर भी वे वाक्य भी किस में माने जाएंगे? मिश्र वाक्य में। नोट लगाकर लिखिए कि सामान्यतः लिखेंगे। सामान्यतः यदि किसी वाक्य में की शब्द का प्रयोग हो रहा है
तो वहां पर साथ साथ दो योजक शब्दों वाले वाक्यों में मिश्र वाक्य माना जाता है। अब मैं आपको बता देती हूं कि की और की में क्या अंतर है। की जो है वो किसी की कही गई बात को बताने के लिए होता है। कही गई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए होता है। तो कही गई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? इस की का प्रयोग होता है। जैसे राम ने कहा कि, अब उसने क्या कहा? उसकी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए छोटे की का प्रयोग। और आपको मैं बता देती हूँ, छोटे की का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसी जगह होता है, अन्य कहीं नहीं होता। अन्य कहीं भी किसी भी वाक्य के बीच में आप की का प्रयोग करते हैं, जैसे राम की माँ ने खाना खाया, मधु की माँ बाजार जाएगी, तो जहां भी जिन भी वाक्यों में बीच में की आ रहा है वहां पर सदैव यही की प्रयोग में लिया जाएगा। यह की जो है वो किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए ही किया जाता है। उसी प्रकार से ऐसे कहें कि रावण ने कहा था कि, अब रावण ने कहा था कि, अब क्या कहा था? उसकी कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना है, तो इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? छोटे की का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से वाक्य इसमें आ सकते हैं। और इस प्रकार के वाक्य यानी छोटे की वाले वाक्य जिसमें एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, वो सदैव किस में जाएंगे? मिश्र वाक्य में जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे क्योंकि ये तो एक वाक्य हो गया और उसने क्या बात कही वो दूसरा वाक्य हो गया, तो एक तो दो वाक्य हो गए। अब दो वाक्य हैं तो दो ही तो उद्देश्य हो जाएंगे, दो ही विधेय हो जाएंगे। तो सरल वाक्य तो हो नहीं सकता। अब सरल वाक्य नहीं हो सकता तो कौन सा वाक्य हो सकता है? तो ये वाक्य हो सकता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य भी क्यों हो सकता है? संयुक्त वाक्य क्यों नहीं हो सकता? संयुक्त वाक्य में भी तो दो वाक्य मिलते हैं। इसलिए क्योंकि मिश्र का मतलब होता है पानी में नमक का घोल, पानी में मिश्री का घोल, पानी में शुगर का घोल, चीनी का घोल। ये क्या होता है? मिश्र वाक्य। यानी जिस प्रकार से पानी में नमक मिश्रित हो जाता है और उसके बाद उन दोनों को अलग करना असंभव होता है, उसी प्रकार से मिश्र वाक्य में जो दो वाक्य आते हैं उनमें से एक इस प्रकार से उस पर आश्रित होता है कि उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और यदि आप अलग कर भी देंगे जानबूझकर तो वाक्य का पूर्ण अर्थ सामने नहीं आएगा। जैसे अब मान लीजिए, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको समझते हैं। हाँ चलिए, जगह है, मैं यहां पे समझा देती हूं। एक वाक्य आपके सामने है, महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध हो। देखिए, अब ये बात किसने की है? महात्मा गांधी ने। ये आपको बताना चाह रहा है, कोई भी आपका जो भी शिक्षक है वो बताना चाह रहा है कि महात्मा गांधी ने भी ये बात कही है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो। अब यहां पर आपने क्या किया? इस वाक्य को यहां से हटा दिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि, अब आप यूं कहेंगे प्रत्येक बालक को या शिक्षा प्रत्येक बालक को उपलब्ध हो, तो सामने वाला समझेगा कि आप ये बात कह रहे हैं। आप जिसकी बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात वहां पर नहीं पहुंचेगी। इसलिए ये वाक्य जो है, ये जो उपवाक्य है वो पूर्णतया इस पर आश्रित है। एक तरीके से और देख लेते हैं, आपने ये वाक्य रख लिया और इस वाक्य को हटा दिया। प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध हो शिक्षा, ये वाक्य आपने हटा दिया, यहां से इसको खत्म कर दिया। आपने इस एक वाक्य को रख दिया, महात्मा गांधी ने कहा कि। अब सामने वाला पूछेगा क्या कहा? वाक्य अधूरा है। और इस
वाक्य को कहे बगैर आपका वाक्य पूरा ही नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। यानी मिश्र वाक्य में पानी नमक के अंदर जैसे घुलता है, उसी प्रकार से दोनों वाक्य एक दूसरे के साथ इस प्रकार से घुल जाते हैं कि अलग नहीं किया जा सकता। यदि आप अलग करेंगे तो इनका मौलिक अर्थ खत्म हो जाएगा या वाक्य ही अधूरा रह जाएगा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि क्या कहा था, वाक्य अधूरा रह गया। तो इसको पूरा करने के लिए हमें ये बात करनी पड़ेगी कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध हो। दूसरी बात, अपनों ने यूं कह दिया कि शिक्षा प्रत्येक बालक को उपलब्ध हो, प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध हो, तो वो वाक्य भी पूर्ण अर्थ नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम महात्मा गांधी की बात बताना चाह रहे हैं। तो वहां पर भी अपूर्ण अर्थ के कारण ये वाक्य पूरा नहीं होगा। तो इसलिए की वाले वाक्य सदैव किस में जाते हैं, मिश्र वाक्य में जाते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। मैंने यहाँ पर दो बातें आपको बताई है। कौन कौन सी बातें बताई है कि एक तो ये कि दो दो योजक शब्द होंगे और एक ये की से जुड़े हुए वाक्य होंगे, एक प्रधान वाक्य और इसके साथ साथ आश्रित उपवाक्य। अब मैंने दो योजक शब्द वाली बात बताई थी, यद्यपि मैं गया तथापि काम नहीं हुआ। अब यद्यपि तथापि दो योजक शब्द हैं, तो कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं इस आगे की क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।